रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का मतलब भाई, जो हमारा मैनेजर है हम उसको कमीशन देते हैं कि भाई तूने इतनी मेहनत करी है, सैलरी तो तुझे दे ही रहे हैं एज ए इंसेंटिव, तुझे हम कमीशन भी देंगे। कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी वो इशू है। कमीशन की रिकॉर्डिंग टफ नहीं है। भाई कमीशन दे रहे हो तो ये इनकम है, एक्सपेंस है? दे रहे हैं हम। हाँ हम ही देंगे। कम मैंने तो खर्चा है। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में? पीएनएल के डेबिट में। पीएनएल के डेबिट में आएगा क्योंकि एक्सपेंस है। दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा? लाइबिलिटी। लायबिलिटी में देने हैं। किसी को भी पैसे देने हैं तो लायबिलिटी है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है कि कहाँ आएगा, पीएनएल के डेबिट में आएगा, लायबिलिटी में आएगा। मैंने उसकी कैलकुलेशन। अब उसकी कैलकुलेशन बहुत सारे तरीकों से होती है। जैसे हम उसे बोलते हैं तुझे हम सेल का 10% कमीशन देंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल है, जो सेल है उसका 10% निकाल लो कमीशन। लेकिन अगर प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे तो एक इशू है। पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना भाई? और प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर इसका 10% कमीशन देनी पड़ेगी। और फिर कमीशन फिर पीएनएल के डेट में भी डालनी है। तो इसलिए जो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसे पीएनएल अकाउंट में लिखना नहीं है, टू नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी कमीशन कहाँ कैलकुलेट करी है? अभी तो कमीशन भी डालनी है पीएनएल के डेबिट। अभी बताया मैंने कि मैनेजर की कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आती है। तो आपको प्रॉफिट के ऊपर ही 10% कमीशन देनी है। तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वो तो आपको आता है, क्रेडिट में से डेबिट के सारे खर्चे माइनस करके आ जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन उसे लिखना नहीं है पीएनएल अकाउंट, आपको कहीं अलग से नोट करना है। फिर उसके ऊपर 10% कमीशन कैलकुलेट करनी है। फिर वो कमीशन पीएनएल के डेबिट में आएगी। फिर उसको भी माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। यानी जो पहले हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो था प्रॉफिट बिफोर कमीशन। वो क्या था? और कमीशन रिकॉर्ड करने के बाद, कमीशन को भी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो कौन सा प्रॉफिट होता है? आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। वो क्या होता है? आफ्टर कमीशन। अब यहाँ पर भी इश्यू है कि मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो कौन से प्रॉफिट पर देनी है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन के प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? मैंने जो भी एग्जांपल दिया था उसमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे मैंने कैलकुलेट करी, क्योंकि मैंने बोला पहले प्रॉफिट निकाल लो, उसका 10% कमीशन दे दो। अब जब हमने प्रॉफिट निकाला था वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन था, क्योंकि कमीशन तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में कि कमीशन अलाउड टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमीशन अलाउड टू मैनेजर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पर है पंगा। और वही मैं कराने जा रहा हूँ क्योंकि बाकी तो सिंपल है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट को। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 19.36, टीएस ग्रेवाल से। मैनेजर कमीशन का मेन पॉइंट है जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो खैर हमेशा दिया होता है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं पहले। वेजेस फॉर द मार्च ₹2100 हैव नॉट येट बीन पेड। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹600 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर भी मैंने मार्क कर दिया। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम परम ₹800 इंक्लूडेड इन सन्ट्री डेटर इज अनरिकवरेबल। यानी परम जिससे हमने 800 रुपये लेने हैं जो कि डेटर में इंक्लूड है, हाँ, जिसमें से आधे पैसे डूब गए, मतलब फर्दर बैड डेट्स 800 रुपए के नहीं, 400 रुपए के हो गए फर्दर बैड डेट्स। तो मैं बैड डेट्स पे भी निशान डाल देता हूँ, डेटर पे भी डाल देता हूँ। डेटर्स पे भी डाला। डेटर में से माइनस नहीं करेंगे, 400 रुपए के बैड डेट्स हो गए। और वो लेकिन उसने 800 लिखा है। नहीं, 800 रुपए लेने थे जिसमें से आठ आधे पैसे डूबे। डेप्रिशिएट बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। कहाँ है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर? मशीन एक साथ दिए, लेकिन एक फर्क है, इसमें नोटिस करना पर एनम नहीं दिया। तो पर एनम ना दिया हो तो क्या फर्क चेंज आता है इसमें, मतलब अकाउंट पूरे साल का लगाना हो। तो फिर इस पे फर्नीचर फिक्सचर एक साथ दे रखा है और उसमें भी ठीक है कुछ हम्म। अगला है लोन फॉर मिसेस नारायण वाज टेकन ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 2023, इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन पेड। लोन देखो कितने का है, ये रहा, लोन भी दिया है, डेट ऑफ लोन भी दिया है, और उसको बता रखा है कि 6 महीने का इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं है, तो देख दे देंगे, कोई बात नहीं। वैल्यू क्या है।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट देना बाकी है अभी। इसका क्या इफेक्ट होता है? क्या इफेक्ट होता है, अच्छा बताओ। हमारे इनकम एक एक्सपेंस लाइबिलिटी है। है, एक तो लाइबिलिटी है, ठीक है, नो डाउट लाइबिलिटी है। दूसरा, इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस है, देना है, लेना थोड़ा ना है। लेना है ना, अरे लेना लोन होता तो है। फिर ऐसे, पहली बात तो लेना होता तो असेट्स होती। अच्छा, लोन हमने उनसे लिया है। हाँ, लोन फ्रॉम नारायण, हमने लोन लिया। और अगर लेना होता तो फिर तो असेट्स होती है, लाइबिलिटी क्यों होती। अच्छा। मैनेजर इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन किया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, एक एक आइटम पढ़ते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं टू मैं ओपनिंग स्टॉक। आप अभी देखो खाली, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आराम से रिकॉर्डिंग देख के आराम से मेरे साथ साथ करना। बिना रिकॉर्डिंग देखे कर सको तो और भी अच्छी बात है। टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, बस दिमाग चलाते रहो और आप मुझे बताते रहो। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, कितना देख के बताओ फटाफट। बस, डेप्रिसिएशन का रेट बताओ कितना है। 2%। 2%। तनु कैलकुलेटर ले देना सिद्धांत से। एक तो माइनस कर देंगे, और ऑब्वियसली दूसरा असेट्स में पी एंड एल के डेबिट में दिखा देंगे एज एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। नहीं है, अच्छा। मशीनरी 50,000, लेस डेप्रिसिएशन किस रेट से है। 10% यानी कि 5,000। एक तो मशीनरी में से माइनस हो गया, 41। और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा एज एक्सपेंस। एडजस्टमेंट है तो साथ के साथ दो जगह लिखते चलो, गलती नहीं होती उससे, मतलब कम चांसेस होते हैं गलती होने के। नेक्स्ट देखो जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है जी। 5,000। देखना डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। 15%। 15। यानी कि 750। तो ये डेप्रिसिएशन भी पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, परचेज, देखना परचेज रिटर्न है क्या। परचेज रिटर्न नहीं, रेट ऑन परचेज है। परचेज देखो आप ना रिटर्न डेबिट में ढूंढ रहे हो, आपको क्रेडिट में ढूंढना चाहिए परचेज वो रिटर्न। है सर। वो क्यों? वो क्यों। अच्छा एक सेकंड, हाँ वो तो क्रेडिट में होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट में। ये चीजें अब धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। देखो जी, परचेज रिटर्न कितने की है। 2100। नेक्स्ट देखो आगे, सैलरी पी PM। एंड एल के डेबिट में, क्योंकि ऑफिस का एक्सपेंस है ये। कितना। 11,000। सैलरी के बाद है जनरल एक्सपेंसेस। PM के डेबिट में, पर वो भी है। देखना कितने का जनरल एक्सपेंसेस। 600 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर बिकॉज जनरल एक्सपेंसेस कितना है। 21 है। 20, एक सेकंड, 25। 25। और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बताया आपने। तो एक तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और एसेट्स में दिखा देंगे। नेक्स्ट देखो, रेंट पी एंड एल के डेबिट में, बाय डिफॉल्ट ये ऑफिस का रेंट मानते हैं हम इसको, और इसको एज एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। कुरियर एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली ऑफिस का ही खर्चा है। कितने के हैं कुरियर के खर्चे, 1,400 ना। नेक्स्ट देखो, स्टेशनरी स्टेशनरी PM डेबिट।
फिर भी वेजेस 26,000। देखना वेजेस कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह होगी देखो। हाँ मैंने वेजेस डॉट डाल आउटस्टैंडिंग है। 2100। हम्म, एक तो वेजेस में ऐड हो गया और लायबिलिटी। और एक लाइबिलिटी में भी पैसे देने हैं। ये करंट लाइबिलिटी में आता है, ध्यान रखना। वेजेस के बाद है फ्रेट ऑन परचेज। तो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में के प्रॉफिट एंड लॉस में? ट्रेड ऑन परचेज प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, अच्छा फैक्ट्री के, लेकिन सॉरी, परचेज परचेज के खर्चे। परचेज के खर्चे ट्रेडिंग में और सेल के खर्चे पी एंड एल। वैसे मुझे वो नहीं समझ आया, परचेज रिटर्न हम क्रेडिट साइड पे दिखाते थे, मतलब मैंने सिर्फ रख अभी दिया। अभी अभी बताता हूँ, एक मिनट। पर ट्रेड ऑन परचेज कितना है? ट्रेड ऑन परचेज 2800। देखो, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट ही होगा। रिडक्शन इन एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस में जिससे कमी होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ऐसे सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल का क्रेडिट होता है तो ड्रॉइंग का डेबिट होता है, रिवर्स है। कैरेज ऑन सेल, ये तो ट्रेडिंग नहीं, पीएनएल के डेबिट में आएगा। पीएनएल में कैरेज ऑन सेल कितना है? 4500 नहीं 4000। 4,000। इतनी स्पेस दे के नहीं। हम्म। रिपेयर भी पीएनएल के डेबिट में आएगा भला, कितना है? 45। हम्म। फिर सन्डी डेटर्स। सन्ड्री डेटर असेट्स में आएंगे, इसमें तो एडजस्टमेंट है। हाँ इस पे वो है, फॉर द बैड डेट्स मिसिंग वो 400 माइनस करना। एक मिनट, सन्ड्री डेटर कितने के हैं? 30,000 के। रुको, पहले वो भी देख लो, बजट्स कितने हैं ट्रायल बैलेंस में? बैड डेट 600। उसको हम डाल देते हैं पीएनएल के डेबिट में। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ना। अनिका एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो, बजट्स वाली, कहीं सो ना जाना ऑनलाइन वाले बच्चे। अनिका एक बार जरा एडजस्टमेंट पढ़ना, बजट्स वाली। ये अनिका तो सो गई सच में। दीवा, मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे। तो चलो एक बार पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3, दीवा। Half the amount due from Param, 800 rupees 800 included in sundry debtors, is unrecoverable. Create a provision for doubtful debts at the rate 5% on other debtors. देखो ये तो क्लियर है कि 400 रुपए डूब रहे हैं भाई, 800 रुपए लेने थे, आधे अमाउंट इरिकवरेबल है, मतलब डूब गई। सीधा सीधा ये कहने के कि फर्दर बजट 400 रुपए के, उसने तो घुमा फिरा के बोल दिया। तो एक तो उसको डेटर में से माइनस कर देंगे, फर्दर बजट, और ये पीएनएल के डेबिट में भी आ जाएगा। पहले वाले जो बजट है ना उसी में ऐड कर देंगे। पहले वाले बजट दिए 600 रुपए के, पता नहीं कैसे रहेगा लिखने से, इसी में ऐड कर देंगे फर्दर बजट। तो टोटल बजट हो गए 1,000। अब वो कह रहा है कि प्रोविजन बनाना है किस रेट से? 5% 5% से। किसका 5%? डेटर्स। ना, ढंग से पढ़ो। अदर डेटर्स। अदर डेटर। अरे जो माइनस हो जाएगा अदर डेटर मतलब किस अमाउंट का प्रोविजन बनेगा? इससे माइनस करके कितना? 400। ना, यहाँ पे प्रोविजन कैलकुलेट होगा 29,200, क्योंकि टोटल डेटर में देखो 30,000 के हैं। ना वही तो बोला। इससे एक रुक, 400 नहीं माइनस नहीं नहीं नहीं, टोटल डेटर कितने के हैं? 30,000। बेड डेट्स भले ही 400 के हैं, पर हम डेटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो परम जिससे 800 रुपए लेने हैं, एक बाकी के डेटर जो है 29,200। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन इस अमाउंट को बनना है, इस पर नहीं बना रहा, ये कह रहा है वो। क्योंकि 800 में से 400 में डूब गए, बाकी 400 मिल जाएंगे, ऐसा कंफर्म होगा, तभी वो कह रहा है कि परम को छोड़कर बाकी डेटर पे प्रोविजन कैलकुलेट करना है। इसका कितना परसेंट? 5 के 2, 5 5 5%। 29,200 का 5%, यानी कि 1460।
लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये ओल्ड प्रोविजन है कि न्यू प्रोविजन है? ओल्ड, न्यू न्यू। न्यू, जो एडजस्टमेंट में अब तो न्यू हो गया ना। पर ओल्ड तो है ही नहीं। हाँ ओल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा ना कि ओल्ड प्रोविजन हो ही। और दूसरी जगह मैंने सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। और दूसरा आप पी एंड एल के डेबिट में इसी में ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन। मतलब क्रेडिट में नहीं नहीं, वो तो ओल्ड प्रोविजन होता है क्रेडिट में दिखाने वाला। न्यू दिखाते ही नहीं कर। न्यू पी एंड एल के न्यू तो सब ये सब चीजें तो डेबिट में आती है, जो क्रेडिट में था वो ओल्ड प्रोविजन था। एक बार फिर से बताऊं, शायद दीवा को मैंने पता नहीं भी शायद बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कराया है नहीं कराया, मुझे याद नहीं है। नहीं पर सर, चलो कर कोई नहीं, लिया तुमने। कर लिया। सुन लो ना, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेटर में से माइनस होता है, पी एंड एल के डेबिट में आता है। पर मतलब वो क्यों माइनस हुआ, मतलब 29,200 पे क्यों लगा, वो नहीं क्यों, समझ। किसने बोला है क्वेश्चन में कि जो प्रोविजन बनाना है वो अदर डेटर पे बनाना है? अदर का मतलब ये है कि परम को छोड़कर। अब टोटल डेटर 30,000 की है, और अदर डेटर परम को छोड़ के अदर डेटर 29,200 के, तो प्रोविजन उसी पे लगा जैसा कि उसने बोला। अच्छा, तो अदर डेटर्स का मतलब वो हटा के। उसको हटा के, हाँ उसको हटा के बनेगा। सर चलो जी, अनिका कैश इन कह है, रही है, कैश। सर अनिका कह रही है उससे अनम्यूट नहीं हो रहा, कुछ ग्लिच सब। अच्छा चलो कोई नहीं, उसको आवाज आ रही है, ठीक, कोई बात नहीं। कैश इन है, कैश बैंक, हाँ वैसे तो अब नॉर्मली ऐसा होता है कि वो ना बोले, सबसे पहले रिप्लाई कर दिया तो। और कैश बैंक, फिर पता नहीं, मुझे लगता है ऐसी जगह बैठी है जहाँ वो बोल नहीं सकती, घर में शोर मच रहा होगा, कजन्स आए होंगे, ये होता है जनरल रीजन। सेल्स रिटर्न, अरे मैंने, अच्छा सेल तो लिखी नहीं है। सेल्स रिटर्न पहले सेल लिख दो, देखना कितने की है। सेल है 2,07,300। 2,07,300, और सेल्स रिटर्न कितने की देखना। 51। चलो, तो इसके बाद है सेल के बाद सेल्स रिटर्न, हाँ कैपिटल देखना, कैपिटल कितने की है। 70। 70,000। आगे पढ़ो। लोन फ्रॉम वो हो गया नहीं, कहा हुआ है लोन फ्रॉम मिसेज नारायण, कितने का है। 9% पर आना। 30,000। तो अब कैलकुलेट करो, 30,000 पर 9% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट, जो कि येट टू बी पेड है, लिखा हुआ ना, इंटरेस्ट है नॉट येट पेड। सर 9% पर आना लिखने का क्या फायदा, मतलब वो तो बिना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। नहीं नहीं, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000 की तो। अच्छा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है नहीं नहीं, इसमें। तो पहले इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे, हम लायबिलिटी में दिखाएंगे ना। पहले कैलकुलेट तो कर लो। 30,000 का लोन था ना, हाँ 30,000 हाँ। पर 9% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट, 1,350। 1,350 से बताओ कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने तो 9% निकाल, ऐसे 9 के 2700 निकाल दिया, 2700 ज्यादा कर दिया, पर चलो ठीक है, धीरे धीरे ट्रिक उम्र के साथ सीख जाते हैं। तो एक तो लोन, अच्छा लोन में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। भाई 30,000 का, 30,000 का हमने किसी से लोन लिया हुआ है, और आज ईयर के एंड में हमने हिसाब लगाया तो उसको इतने का इंटरेस्ट भी हमने देना है, तो भैया टोटल मिलाकर 31,350 हो गए उसके पैसे। 30,000 की प्रिंसिपल अमाउंट और 1350 का इंटरेस्ट। और ऐसे ही ये जो इंटरेस्ट है हमारे लिए एक्सपेंस है। लायबिलिटी में दिखाएंगे। नहीं, लाइबिलिटी में तो दिखा दिया, अच्छा, लोन में ऐड कर, पीएन के डेबिट में दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के। 96। परचेज रिटर्न हो गई, सेल हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये पीएनएल की क्रेडिट 1200। अब सब करने के बाद अब चेक करो कौन कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी, जैसे कि सबसे पहले रहेगी वेजेस तो हमने कर दी, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितने का देखना जरा बताना। 1490। है ये कितना। 1490। अच्छा 14,900। अच्छा इसमें भी दिखा दें वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब रहेगी मेन एडजस्टमेंट, मैनेजर की कमीशन। तो पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर ही लूँ, क्योंकि वो तो नेट प्रॉफिट पर देनी है।
तो जी मेरा टोटल सॉल्यूशन में से देख लेता हूँ, 2,17,100 टू ग्रॉस प्रॉफिट बीट सीडी। सॉल्यूशन में से देख के लिख रहा हूँ मैं 66,800। कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं मैं इसमें, लिख भी सकता हूँ लिखने को, फिर उसको लिखोगे फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, लंबा चक्कर पड़ेगा। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट पर देनी है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 66,800 प्लस 1,200, 68,000। तो यानी मेरी जो क्रेडिट साइड है वो आ रही है 68,000। एग्जाम में से सेपरेटली ऐसे दिखाना होता है? हाँ, वर्किंग नोट में दिखाना चाहिए। सर वर्किंग नोट में क्या क्या आता है? जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी जैसा मैनेजर की कमीशन अपने आप में कैलकुलेशन का वो टास्क है, तो उसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना चाहिए। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे? हाँ सब, नहीं नहीं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, इतनी जगह पे मैं भूल जाऊंगा, रुक जाओ। 37,360। देख लूं सही है गलत है, कहीं गलती ना हो रही हो। अच्छा मैं कर लूँ पहले एक बार, -68,000, 37,640, हाँ सही है। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 37,640। मैंने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के सारे खर्चे माइनस करके निकाल लिया। पर पहले मुझे ये बताओ, ये जो प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया है, ये नेट प्रॉफिट है तो? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैनेजर को कमीशन कहाँ दिया मैंने, अभी मैनेजर की कमीशन बाकी है। मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट है, क्या बोल रहा था भूल गया। हाँ, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है कि आफ्टर कमीशन? तो लिख दो प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये चीज वापस मैंने क्रेडिट का टोटल लगा के डेबिट के सारे खर्चे माइनस कर, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। पर ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्यों है? क्योंकि मैनेजर की कमीशन तो मैंने अभी कहीं लिखी ही नहीं है, लगाई भी नहीं। अच्छा, मैनेजर की कमीशन प्रॉफिट में प्लस होगी या माइनस? माइनस, खर्चा है हमारा। तो लेस मैनेजर कमीशन। दीवा कितनी परसेंट है जरा देख के बताओ मैनेजर की कमीशन। 10%. मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए दीवा। मैनेजर इज टू बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकला आपके हिसाब से दीवा? अभी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे ही जो दिमाग में है, पढ़ के बताओ इस सेंटेंस का क्या मतलब है दीवा। मतलब समझ गया बट मतलब ऐसे बोला, मेरे को लगा समझ में आ गया, और बड़े से कहती मतलब समझ में नहीं आया। तो कौन बताएगा? इसमें से माइनस करना है नहीं 376। नहीं, इस सेंटेंस का मतलब पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या, छोड़ो। अच्छा देन 10% पहले माइनस करना एंड देन उस पे फिर से 10% लगा के। कमीशन हाँ। नहीं, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कमीशन देनी है मैनेजर को 10% ऑफ द प्रॉफिट। बट कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 10% होनी चाहिए वो कमीशन। यानी इतनी कमीशन दो कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो 10% ही बने, उस कमीशन मतलब कमीशन उसका 10% ही बने। जैसे सुना कि मैनेजर की कमीशन 10% देगी, चलो जो भी बनती है XYZ तो बन गई, ठीक है। अब कमीशन माइनस करनी है, आपने पहले ही बता दिया। कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, है ना। अब वो पता नहीं है हमें, क्योंकि जब तक कमीशन नहीं पता तब तक हमें प्रॉफिट नहीं पता। जब तक ये प्रॉफिट नहीं पता उसका 10% कैसे निकालने हैं? क्योंकि मैनेजर की कमीशन इस प्रॉफिट का 10% होनी चाहिए। मैथ के तरीके से 100 तो मान ही सकते, तो मैं मैथ के तरीके से इसको मान लेता हूँ, इसको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100। कि मैंने ये वाला प्रॉफिट कितना मान लिया? 100, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला। तो कमीशन कितनी दूंगा मैं मैनेजर को? 100। 10% ऑफ 100 कितना? 10। तो मैनेजर की कमीशन होगी 10। तो मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा फिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 10 रुपए की कमीशन देने के बाद
हमारा प्रॉफिट 100 रुपए, हम्म। सिंपल, बहुत बेसिक, जोर मत डालो। मैनेजर को 10 रुपए की कमीशन देने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट है, तो फिर कमीशन देने से पहले कितना होगा, सोचो। 110। 110, बस इतना ही है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 100। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। आप कोई और तरीका बता दो ये इस तरीका तो बताना था, और कोई तरीका, रट्टा मारवा दूंगा, 10/110 कर दो, बात खत्म। सर नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, टीचर को फर्ज है। फिर से सुनो, मैंने एज्यूम किया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100, तो मैनेजर को इसी कमीशन पर 10% कमीशन देनी थी, वो बन गई 10 रुपए की। तो 10 रुपए की कमीशन देने के बाद अगर प्रॉफिट 100 रुपए है, तो कमीशन देने से पहले कितना होगा प्रॉफिट, 110। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 110 है, तो मैनेजर की कमीशन होगी 10। सर उसमें मैनेजर की कमीशन जो होगी वो 10% ऑफ 110 होगी ना। नहीं, रुक जाओ। अच्छा, तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितनी थी, 37,640, तो मैनेजर की कमीशन कितनी होगी, 10/110 इंटू 37,640। बुक में तो सीधा ऐसे लिख दिया, आप अपने आप ही समझ जाओ, तो ऐसे ही समझाता थी स्टोरी, डिवाइड बाय 11। कमीशन पॉइंट्स में आ रही है, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 2785, राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्योंकि पॉइंट्स में आ रही थी। अब एक बार इसको वेरीफाई करो, 10/110 करके आ रहा है 2785। अब इसको आप वैल्यू पुट करके देखो इधर, अच्छा सही है क्या, इधर पुट करके देखो वैल्यू, 2785 की कमीशन बनी, तो 37,640 में से 2785 की कमीशन देने के बाद बचे 34,855। क्या ये कमीशन इस प्रॉफिट का 10, ये क्या हो गया, अच्छा मैंने गलत लिखा होगा यार, 30,000 मैंने गलत निकाल दिया, यहाँ पे 30 यहाँ पे कितना था, मैंने गलत लिख दिया। प्रॉफिट बिफोर कमीशन हाँ, वही तो है। नहीं, 37,360, 68,000 माइनस 37,360, 30,060, जीरो है यहाँ, ओ शिट, सारी गलती हो गई यहाँ पे अच्छा कैलकुलेशन। तो फिर आपने वहाँ फिर कमीशन कैसे सही कैलकुलेट हो गई, शायद वो कैलकुलेटर में सही वैल्यू लिखी पड़ी होगी, मैंने नहीं लिखी। हम्म, एक मिनट, सही है, 30,000 बाय 11। हाँ, वो सर कैलकुलेटर में सही लिखा हुआ था, मैंने गलत किया था, कैलकुलेटर में सही लिखा था, मेरे को कमीशन कैसे सही आ गई, तो 30,640 माइनस 2785, ये बचा 27,855। अब इसको वेरीफाई करो, क्या मैंने जो कमीशन दी है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10% बन रही है, बन रही है। हमने ठीक इतनी कमीशन दी है, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो उसका ठीक 10% ही बन रही है, जो कंडीशन थी क्वेश्चन में। दीवा आप कुछ कह रहे थे शायद, सर जब आप उसका 10% निकाल रहे हो तो आपने 10/110 रखा क्या? ये वाली चीज पूछ रहे हो आप? हाँ। हाँ, वही तो बात है, और क्या, कि माना ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, तो ये भी हमने निकाला है, मान लेते हैं दैट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100, तो हम्म। कमीशन देनी पड़ी हमें 10 रुपए की, तो कमीशन देने से पहले प्रॉफिट होना चाहिए 110। लेकिन फिर अच्छा। 10% ऑफ कमीशन करेंगे तो वो 11 आएगा ना फिर। हमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन में कमीशन देनी नहीं, हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे कमीशन देनी, यही तो क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़ो। कमीशन अलाउड टू मैनेजर 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यही तो मुसीबत थी। अगर वो 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन कहता, तब तो मैं इसका 10% निकाल देता, 30,640 का 10% यानी कि 3064, फिर तो सिंपल है। कमीशन चार्ज करने के बाद उसका 10%। हाँ, कि मैंने, कि हमने मैनेजर को बोला है कि तेरी कमीशन देने के बाद, यानी कि सारे खर्चे घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक उसका 10% देंगे हम तेरे को कमीशन, तो थोड़ा मैथ आ गया इसके अंदर। तो ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे एक्स मान लो, इसे 10% ऑफ हाँ, ऐड कर दो। तो हाँ, वो इसको 100 की जगह पे इसको एक्स, इसको नहीं, इसको एक्स मान लो, ये तो पता ही है,
तो क्यों नहीं मान, नहीं, इसको x and this इसको is नहीं, इसको एक्स मानेंगे। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को एक्स मान लेते हैं, अच्छा तो this is कमीशन 10% of x। यानी कि 0.1x, ये हो गया 1.1x, तो 1.1x इज इक्वल टू दिस। अब मेरे को समझ आ गया, हाँ। जब तक इसमें परसेंटेज लगते हैं मुझे हम्म। समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा, वो ये अलजेब्रा हो गया, वो अर्थमेटिक था, बुक में अर्थमेटिक से समझाया हुआ है। अब इसको लिखना कहाँ है, एक तो मैनेजर कमीशन, एक तो लायबिलिटी में आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा, पहले आप लेकिन करना जरूर एक क्वेश्चन 2785। और दूसरा ये P&L के डेबिट में आ जाएगी मैनेजर कमीशन, 270 और दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि अब हमारा नेट प्रॉफिट जो बचेगा करते हैं। वो यही बचेगा 27,855, ये जो मैंने निकाला था। भाई इतना तो पहले ही आ रहा था, कमीशन दे दी तो इतना बच गया 27,000। ये पॉइंट में 2785.5 आ रहा हूँ। हाँ वो पॉइंट आ रहा था थोड़ा सा, और टोटल भी 68 हम पहले ही कर चुके हैं। और ये नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओ गलत हो गया, 27,855 तो हो गया 97,855। क्या हुआ लगाने का सकते हैं। अब भगवान का नाम ले लेते हैं और टोटल लगा देते हैं, टोटल लगा के देख लेते हैं कौन सी साइड, तो दोनों साइड कराची में आंसर देख लेते हैं। अब इसमें टाइम लगाने का मतलब 143,690। तो ये था जी मैनेजर कमीशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतनी परेशानी तब मोल लेनी है जब क्वेश्चन में लिखा हो कमीशन अलाउड टू मैनेजर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बट अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो कमीशन अलाउड टू मैनेजर 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर लिखा होता तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपने 10%। फिर तो इसका सीधा मतलब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो प्रॉफिट आ रहा है, यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक उसका 10% निकाल देंगे 10/100। वो तो ठीक है, लेकिन जब आफ्टर चार्जिंग हो तब तो डिवाइड बाय 11/10। हाँ, अब देखो 10 है तो 10/110 कर दो, 20 है तो 20/120। आपने कहा ना कोई इजी मेथड बताओ, तो इजी मेथड ये है कि भैया 10 है तो 10/110, 10 मतलब 10% है ना इसलिए। अच्छा। अगर 15% होगा तो 15/115, 20% कमीशन होगी तो 20/120। सिंपल, मतलब याद आप कह रहे हो ना इजी तरीका, तो 20 20/120 हो जाएगा। ये 200। नहीं 20/120, 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 आएगा ना। और अगर 12 हो तो 12 हुआ तो 12/112, यानी कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज इनटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आया था। बस बिफोर और आफ्टर का है। हाँ। अच्छा मुझे एक बात और बतानी, हाँ क्या कहना था, मुझे ये कहना था आप लोगों को, ये मैं ना एक बात ध्यान रखना, अगर 10 क्वेश्चन भी ऐसा आपको समझा दूं ना सेम, तब भी नहीं आएगा दिमाग में, कभी नहीं कर पाओगे एग्जाम में जब तक खुद नहीं करोगे क्वेश्चन, ये पक्की बात है। करना आपको ही पड़ेगा। आप अगर आप ऐसे 2 क्वेश्चन करते हो तब जाके भेजे में घुसेगा। एक क्वेश्चन मैंने आज कराया है, एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क बस इतना है कि पहले ये वाली इलस्ट्रेशन, चाहे रिकॉर्डिंग देख के चाहे बिना रिकॉर्डिंग देखे, वो आपकी मर्जी है, पहले ये इलस्ट्रेशन करनी है, और फिर मैं जो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खाली एक क्वेश्चन इस जैसा एक और, वो अपने आप से करना है। वो कौन सा है, इलस्ट्रेशन तो है ही नहीं, दिक्कत ये है मुझे क्वेश्चन ही देना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन तो नहीं है, क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो ये विद जीएसटी वगैरह भी आएगी। नहीं वो नहीं आएगा, चलो स्कूल वाले कहेंगे तो आएगा, वैसे कोई स्कूल वाले कराते नहीं, इसका क्वेश्चन काफी आगे है। कहाँ है भाई, कहाँ है, चलो ऐसा करो, कोई नहीं, एक इलस्ट्रेशन ही कर लेना यही वाली, और होमवर्क में फिर बिना मैनेजर कमीशन वाला एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देता हूँ। लिखो सब लोग होमवर्क में क्वेश्चन नंबर, जो आपने होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप पे डाल दो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 15। लेकिन ध्यान रखना करना आपने ही है, करोगे नहीं तो होगा भी नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ।